हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के बारे में एंड साथ ही हम सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो अगर हम देखें तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का एवोल्यूशन, तो देखो, जो कैपिटलिज्म है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा फ्री ट्रेड एक इसेंशियल पार्ट होता है। और फ्री ट्रेड मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, आइडियाज एक्सेट्रा, है ना। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ना ये फर्स्टली ब्रिटेन में आया था, ब्रिटेन में न्यू कॉर्न लॉज के थ्रू आया था। ओके, है ना। एंड साथ ही यहाँ पे बिगिनिंग भी हुई थी फ्री ट्रेड की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ओके, एंड देखो, वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद है ना, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है ना डिवास्टेशन में थी। उसके बाद यूएसए ने जो सुपर पावर्स थे, उन्होंने देखो मार्शल प्लान लेके आए थे यूरोपियन यूनियन के लिए, उनकी जो इकोनॉमी थी उसको बेटर करने के लिए। ओके, एंड देन उन्होंने इसके बाद जब उनकी सही होने लगी तो फिर उन्होंने उसमें हाई टैरिफ भी लगाना स्टार्ट कर दिया, सो डैट कि उनका जो लगा था मनी जो उन्होंने लगाया हुआ था तो वो वापस लेने के लिए। एंड ओनली सुपर पावर जो जैसे ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में ये लोग आए थे, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वर प्रमोटेड, है ना, जो जो कि हमने देखा वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद। और साथ ही जो करेंसी है ना पेग्ड की गई थी डॉलर में। डॉलर मतलब डॉलर को एक तरीके से ना अ, जो इंटरनेशनल जो मनी सेक्शन है ना उसमें एक तरीके से बहुत बहुत ज्यादा मजबूत किया गया था, और जो कि डॉलर भी पैक्ड है गोल्ड पे। ओके, तो ये पावरफुल जो करेंसी बनाने के लिए डॉलर को पैक्ट किया था। एंड देखो, डॉलर को हर एक कंट्री के रुपए में कंपेयर करना। ओके, एंड देखो, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का अगर हम प्रिंसिपल देखें तो ये कहाँ से निकल के आया था। जॉन मैगनार्ड केनिस थे, उन्होंने उन्होंने इसके बारे में बताया था। और देखो हेनरीज डेक्स्टर, ओके, उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो ये सारी चीजें बताई। उसके बाद देखो यहाँ पे जो थॉट्स हैं जैसे एडम स्मिथ इन्होंने आगे बढ़ाया, और डेविड रिकार्डो, ओके, और एक दो और थे। तो उन्होंने इसके थॉट्स को आगे बढ़ाया। बाकी इन्होंने प्रिंसिपल दिया था ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन का कि देखो पैसा अगर निकालना है, मतलब जो एक 1929 के समथिंग कोई क्राइसिस आया था, उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर देखो इंसान के जो पॉकेट से पैसा निकालने हैं, उसके लिए उनको बताना पड़ेगा कि हाँ अब इकोनॉमी अच्छी हो गई और फिर निकलेगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था। ओके, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एंड देखो, साथ ही डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन इस ये भी आया था। जो अपना जो जीएटीटी था, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पे। तो उसके बाद ही डब्ल्यूटीओ आया। अब इसकी नीड क्या पड़ी डब्ल्यूटीओ, जब हमारे पास जीएटीटी था उसके बाद हमारे पास डब्ल्यूटीओ की नीड क्या पड़ी, उसको हम देखते हैं। तो जीएटीटी 1944 में इसकी बात चली थी, और 1948 में ये स्टार्ट मतलब ये बना दिया गया था 1948 में। ओके, और चला था ये 1995 में या 1994 में, मतलब 1994 मान लो, या 1995 में ये डब्ल्यूटीओ आ गया था। देखो, इनके सबसे पहले हम देखें तो कुछ इनॉर्मस जो ग्लोबल ट्रेड था वो इंक्रीज हो रहे थे, जिसको जीएटीटी के उसमें आ नहीं पा रहा था। ओके, उसके बाद इम्पेरेटिव जो रेगुलेटेड ग्लोबल ट्रेड था उसको देखना था, जैसे आईपीआर को वॉल्यूशन ऑफ आईपीआर ना हो, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे किसी ने एक कोई मतलब डिवाइस बनाया, उसका कोई कॉपी ना करे, है ना, उसका डुप्लीकेट बना के कोई और मार्केट में फायदा ना उठा जाए, कम चीप मतलब चीप रेट में ना बेचे। तो ये सारी चीजें। उसके बाद इंटर ट्रेड जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा था ना उसके बाद जो स्टार्ट हो रहा था, जैसे वर्ल्ड वाइड एडॉप्शन ऑफ एलपीजी, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका स्टार्टअप हो रहा था। तो इसके लिए बहुत ज़रूरत थी। तो चलिए थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अगर हम देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन द इमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेंस इंस्टीट्यूट ऑफ आईटीओ द जीएटीटी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड इमर्ज। ओके, फिर उसके बाद ब्रिटेन वुड सिस्टम उसमें आया था। एंड द सिस्टम ऑफ मॉनेटरी रेगुलेशन वाज बेस्ड ऑन द फ्री एक्सचेंज, अदर करेंसीज वर पैक्ड अगेंस्ट डॉलर। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ डॉलर वाज फिक्स्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, एंड यूरोपियन sorry European economies revived and the USA started facing a trade deficit. The USA came out of the Bretton Woods system. Okay, उसके बाद dollars were devalued by the USA and now free exchange of currency began. In this free exchange, the role of IMF had gone.
and gradually IMF mandate was increased and it started giving medium terms loan. ठीक है, and it started giving policies assistance gradually. There emerged an overlap between the work of IMF and World Bank. Okay, then फिर उसके बाद जो ये चीज होने लगी तो उसके बाद WTO आया. Later on, the mandate of World Bank also changed its focus on third world countries. The World Bank also incorporated the in the private sector and its activities. In the meantime, negotiations for trade continued, and finally, 1995 में WTO could emerge, and thus the institution became the most important institution of capitalism, lead globalization. Like WTO is still involving, there are still negotiations going on in the WTO with respect to agriculture issues. Okay. Today it is being suggested that along with the WTO, IMF, World Bank, even the UN should be given greater role in the determining economic issues about the world. और जो WTO के हम फैक्टर्स देखें, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ WTO, तो जो इनॉर्मस एक्सपेंशन था वॉल्यूम ऑफ ग्लोबल ट्रेड का, उसके बाद GATT वाज नॉट कवरिंग एग्रीकल्चर सर्विसिंग, है ना, and newly industrialized countries became powerful forcing in international trade, and they started imitating the product of western countries rather than developing their own technology, है ना, जो मैंने बताया कॉपिंग करने. एंड न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैड द एडवांटेज ऑफ चीपर लेबर and raw materials, so they started producing cheaper goods. Problems of dumping, मतलब ये हम चाइना का एग्जांपल अगर लें, उसके बाद देखो began, hence western countries thought that these things need to regulate, and they wanted intellectual properties rights to come within the ambit of trade talks. Other issues like labor issues, environmental issues also came to associated with the trade talks. Similarly, अगर हम देखें, in the absence of an institution, the world trade was anarchical. It was necessary to regulate global trade, to establish standardized procedures, and to establish dispute settlement bodies. And the countries of North South had their reasons for joining trade negotiations. ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो वेल मतलब जो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, वेलफेयर ऑफ पीपल करना, उसके बाद प्लेटफॉर्म जो नेगोशिएशन जहाँ पे हो सके ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करना, और साथ ही सेटलमेंट डिस्प्यूट जो होता है उसको सेटल करना. ठीक है, एंड टू सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड प्रोवाइड सर्विलेंस टू ग्लोबल इकोनॉमी. ओके, तो ये सारी चीज़ें मतलब WTO का वर्क था एंड ऑब्जेक्टिव थे. तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.